नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां आईएमएफ का अभी हाल ही में एक डाटा इस वक्त सामने आया है जिसमें भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। जी हां, अमेरिका तीसरे नंबर पर खिसक गया और भारत आ गया दूसरे नंबर पर। आखिर कौन सा ये डाटा है और इसको लेकर बड़े उद्योगपति एलन मस्क की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसको लेकर तमाम अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बताएंगे इस बुरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां एसआईआर को लेकर हंगामा लगातार जारी है। टीएमसी तमाम आरोप लगा रही है और आज टीएमसी के कुछ जो लोग हैं, कुछ नेता, वो आज मुलाकात करने भी जाएंगे चुनाव आयोग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल भी है। दिखाएंगे वहां की ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका और ईरान में तनाव अभी भी बरकरार है और अब ईरान ने वार्निंग दे दी है अमेरिका को। आखिर अमेरिका को क्या वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई है और उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें पहली और प्रमुख खबर, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुमान और ताजा आंकड़ों ने संकेत दिया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि का केंद्र अब धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में एक्स पर एक डाटा शेयर किया। आईएमएफ के जनवरी 2026 के आधार पर टॉप 10 देशों का पूरा योगदान इसमें दिखाया गया है और इस डाटा ने भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जहां बड़े उद्योगपति एलन मस्क कह रहे हैं कि ताकत का संतुलन अब बदल रहा है, तो वहीं भारत में कुछ नेता भी भारत का विरोध ही कर रहे हैं। करेंगे चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। उससे पहले आपको दिखाते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट। वैश्विक रियल जीडीपी ग्रोथ में टॉप 10 देशों का दिखाया गया। तो जी हां, टॉप 10 देश आखिर कौन कौन से हैं जीडीपी ग्रोथ में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है चीन और दूसरे नंबर पर भारत को इसमें दिखाया गया है। आईएमएफ की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साथ ही आपको बता दें कि नाइजीरिया, ब्राजील, उसके बाद वियतनाम और उसके बाद सऊदी अरब और आखिरी में जर्मनी का नाम इसमें शामिल है। तो ये टॉप 10 वो देश जिसमें चीन की जब हम बात करते हैं तो 26.6% का योगदान चीन की तरफ से, तो वहीं भारत दूसरे नंबर पर, जहां भारत के योगदान की अगर हम बात करें तो 17% भारत का योगदान। यूएस उससे अब पीछे है, 9.9% का योगदान यूएस की तरफ से। इंडोनेशिया 3.3%, तुर्की 2.2%, नाइजीरिया 1.5%, तो वहीं ब्राजील भी 1.5%। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा टॉप 10 का शेयर किया गया है, आईएमएफ की इस रिपोर्ट में सामने आया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के तुरंत बाद ही जो बड़े उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं एलन मस्क, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इसके साथ ही इस डाटा को भी उन्होंने शेयर किया है। क्या ये पोस्ट किया है एलन मस्क ने, वो आपको दिखाते हैं। एलन मस्क ने जो ये पोस्ट किया है उसमें सीधे तौर पर लिखा है, वैश्विक ग्रोथ में भारत ने यूएस को पीछे छोड़ दिया और लिखा है कि जो ताकत का जो संतुलन है वो इस समय बदलता हुआ नजर आया। और ये फोटो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़े उद्योगपति एलन मस्क, उनकी तरफ से ये इस वक्त पोस्ट सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से हाल ही में बीते कल हम सभी जानते हैं कि बजट पेश किया गया था और बजट पेश करने के बाद में राहुल गांधी की तरफ से कई सारे तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और उन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब इस समय राहुल गांधी आ चुके हैं। क्या कुछ कहना है राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है, पर पूरी दुनिया राहुल गांधी को फैक्ट चेक दे रही है। आईएमएफ ने डेटा डाला है और इलॉन मस्क ने बताया कि बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है।
पर फिर भी राहुल गांधी की आंख नहीं खुल रही। अब तो चिदम्बरम जी ने भी उनकी बातों पर सहमति नहीं जताई है। जब पूछा गया इकॉनमी इज डेड पर क्या सोचते हैं चिदम्बरम जी, तो उन्होंने कन्नी काट ली, जवाब नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। राजीव शुक्ला जी और थरूर जी ने भी यही किया था, उन्होंने तो और स्ट्रांगली बोला था। तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े हैं अब। और वहीं इस वक्त राहुल गांधी चौतरफा निशाने पर बने हुए हैं और इसको लेकर के किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। दरअसल किरेन रिजिजू की तरफ से इस पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि मैं आमतौर पर उन बयानों पर रिएक्ट नहीं करता जो भारतीयों ने नहीं दिए हैं। मैं एलन मस्क को सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि राहुल गांधी जी को यह समझा सकूं कि सरकार की आलोचना करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत को बदनाम ना करें और भारत की उपलब्धियों को कभी कम ना आके एक गर्वित भारतीय बने। #विकसित भारत। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। किरेन रिजिजू की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और ऐसे में सीधे तौर पर राहुल गांधी चौतरफा घिर रहे हैं। दरअसल बीते कल की अगर हम बात करें तो बजट 2026 पेश किया गया जिसमें भारत का जो भविष्य है उसे दर्शाया गया और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारे जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। क्या कुछ कल के बजट में खास चीजें रही हैं, एक बार हाईलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के ऐलान किया गया। इसके साथ ही बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी दिए गए। शुगर और कैंसर की जो दवाएं हैं वो सस्ती होंगी और इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि बड़े टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाए जाएंगे। 3 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। शहरी आर्थिक क्षेत्र पर हर साल 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जलमार्ग की अगर हम बात करें तो जो जल के जरिए जो रास्ते हैं उसमें 20 नए जल मार्ग बनाने की भी तैयारी है सरकार की। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा। 3 केमिकल पार्क का निर्माण होगा। MSME के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए की बात कही गई और साथ ही महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तमाम चीजें कल बीते बजट में हमने देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की तरफ से कुछ बयान अटपटा सामने आया। और उससे पहले अगर हम देखें तो IMF की जो ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये दिखाया गया कि ग्लोबली तौर पर अगर हम देखें तो किस देश का GDP में कितना योगदान है वो उसमें दर्शाया गया, जिसमें भारत दूसरे नंबर पर है 17% के साथ में और भारत से ऊपर सिर्फ एक देश है, चीन। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। उसके बावजूद भी अपने देश के जो कुछ नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। अनिल जी, जिस तरीके से बीते कल भी हम बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे और लेकिन इसके अलावा बजट सामने आने के बाद में राहुल गांधी का जो बयान सामने आया वो बिल्कुल ही अलग बयान सामने आता है। जहां भारत लगातार कदम बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बजट से कोई फायदा नहीं है। IMF की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि भारत दूसरे नंबर पर है GDP के योगदान में। देखिए कृतिका जी, अपोजिशन का काम होता है कि जो भी सरकार करे उसका विरोध करना, लेकिन यहाँ पर विरोध करना और सरकार को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, उसके बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध या राष्ट्र को बदनाम करने लगे, ये बात उचित नहीं लगती है। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सब ने, आज की बात नहीं है, पिछले 4 सालों से माना है इट इज ए ब्राइट स्टार इन द वर्ल्ड एरेना। मतलब एक चमकता सितारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले 5 सालों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लार्जेस्ट अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है। आज हम पूरे विश्व में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं और जल्दी ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आएंगे। अब जो एलन मस्क ने जो एक कमेंट किया है वो रैंडम नहीं है, वो एक तो IMF के प्रोजेक्शंस, उसके डाटा के ऊपर बेस्ड है, उनका खुद का डाटा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने रैंडम बेसिस पे कमेंट नहीं किया। आपको याद होगा पिछले महीनों में कम से कम 2 बार
एलन मस्क हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और जी। उन्होंने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तेज गति से बढ़ रही है, कितने रिफॉर्म्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका कहना बिल्कुल सच है कि बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है। अकेले चाइना और इंडिया दोनों का ग्लोबल जीडीपी में ग्रोथ 43% के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। आप सोचिए यूएस भी नंबर 3 पर आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि कहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था खड़ी है। दूसरी बात और कहूंगा कि तकरीबन दुनिया के काफी देशों ने जो अभी तक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे डॉलर्स के लिए, रिजर्व रखने के लिए, वो डिपेंडेंस धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो पहले कभी यूएस का होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका भी वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी ना रह के वर्ल्ड नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएगा। जी, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी बताया कि एक लाइन जरूर खींचनी होगी कि हम कब देश का विरोध कर रहे हैं और कब हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये लाइन आखिर कब खींची जाएगी? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाते हैं उन सभी का विरोध होता है, चाहे वो सीधे तौर पर जीडीपी से जुड़े हुए हो या अभी हाल ही में जो बजट सामने आया, क्योंकि बजट में हमने देखा है कि कितने हजारों करोड़ का ये बजट और इसमें किस तरीके से भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है कि आगे जो नई जनरेशन आएगी उसको आगे आने वाले समय में किन किन चीजों की जरूरत होगी। और इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं जब रास्ते कई सारे खुलेंगे तो रोजगार भी बढ़ना स्वाभाविक है। कृतिका, ये प्रजातंत्र है और लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, तो मेरे को लगता है उसका माकूल जवाब आम चुनाव में मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जो अच्छी चीज है ऑपोजिशन का, ये मेरे को लगता है फर्ज है कि जो अच्छी बातें हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, जो अच्छी पॉलिसीज है उनकी सराहना करनी चाहिए। आज जब पूरा विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मान रहा है तो क्या हमारे देश में नेता हैं जो कभी अच्छे पद पर, शीर्ष पद पर रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो भी माने कि हाँ भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है? जी। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए और इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी कल माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और उससे पहले ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुका है। 26 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से ऊपर आ गए, ये कोई कम अचीवमेंट नहीं होता है। दूसरा, बेरोजगारी का जो दर है, अभी आर्थिक सर्वे हमारे सामने आया 3 दिन पहले, बेरोजगारी का दर भी सबसे नीचे वाले स्तर पर है। आज अब हम इकोनॉमी की बात करें, फिस्कल डेफिसिट कितना कम है और इन्फ्लेशन, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि इन्फ्लेशन की जो हमारी रेट है सबसे कम है, उसका कोई मुकाबला कर सके। आज जब पूरे विश्व में अफरा तफरी, अनिश्चितताएं हो रही हैं, तो देखिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अभी जो कल बजट पेश किया गया वो फ्यूचर को देखते हुए किया गया, आगे आने वाले 25 साल में किस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और विकसित राष्ट्र में खड़ी होगी, उसका नक्शा कल के बजट में पेश किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे खास शो को देने के लिए। आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगा चुकी हैं, जिसके बाद अब टीएमसी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 23 डीएम ऑफिसों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल स्थानीय मीडिया में आई रिपोर्टों में ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ की एसआईआर प्रक्रिया को खराब करने और गलत जानकारी देने में उनकी गलत भूमिका को दर्शाया गया, जिस पर बीजेपी अब इस समय हमलावर होती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी आज कोलकाता में मुख्य सचिव से विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल जैसी तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने है, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध
प्रदर्शन भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष भी रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल में ये हल्ला बोल और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर इस वक्त बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। सभी 23 जिलों में डीएम दफ्तर का घेराव भारतीय जनता पार्टी करेगी और बीजेपी का ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि स्पेशल इंक्वायरी के नाम पर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। दबाव में जो अधिकारी हैं वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी शाम 4 बजे मुख्य सचिव से भी मुलाकात करेंगे और संतोषजनक जवाब न मिलने पर राज्यपाल को भी वो ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से जब से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही है और अब आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात होनी है। देखिए, बिल्कुल एकदम एसआईआर के शुरुआत से ही ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में है। पहली दिन जब एसआईआर का घोषणा हुआ तभी वो सड़क पर उतर आई थी और पूरे राज्य में एक के बाद एक जब डिस्ट्रिक्ट में वो गई और जाके एसआईआर के विरोध में एक के बाद एक भड़कालू बयान दी और तब भी जाके जब चुनाव आयोग अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर वो डटे रहे तो अब जाकर दिल्ली में ममता बनर्जी वहाँ पे आज चुनाव आयोग से बैठक करेंगे और बैठक करने से पहले ही शनिवार को किस बारे में बैठक होगा उसका टीजर भी आ चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने सीईसी गणेश कुमार को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखकर वो जो बात अभी तक बोल रही थी वही सारी बातें वहां पर भी उठाएंगे, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो बात यहाँ के बंगाल की जनता पूछ रही है, जो बात यहाँ के जो विरोधी जो खेमा पूछ रही है, वो बात ये है कि जो डेथ पीपल के परिवार को लेकर वहाँ पे गई है, मृतक परिजन के परिवार को लेकर, वहां से सवाल ये उठ रहा है कि टीएमसी का कहना है कि 140 लोगों का मौत हुआ है लेकिन आज तक एक भी मौत से संपर्कित कोई भी रिपोर्ट जिला शासक ने नहीं दिया है, डीएम ने नहीं दिया है। डीएम तो ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। हर एक डीएम को वो क्यों नहीं कह रही है कि आप मृतक जो है अपने अपने जिला में उनका रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दीजिए, तो फिर जाके उनकी जो बात है उस रिपोर्ट से, उसमें पीएम रिपोर्ट से वो बात तय हो जाएगी। जो ममता बनर्जी सही कह रही है, सीएम सही कह रही है, तृणमूल सही कह रही है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं आया। दूसरी तरफ माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर उनका कहना है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपना का जो इतने 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, इतने सारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्यों? तो चुनाव आयोग का यह कहना है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर 1000 आपसे मांगा गया था, आज तक वो फाइल मंजूर नहीं हुआ, तो एसआईआर तो करना है तो फिर सेंट्रल से ही एम्प्लॉय लाया गया। रोल ऑब्जर्वर्स जो सुनवाई सेंटर में गए थे उन पर हमला होता है, तो रोल ऑब्जर्वर्स जब अपने काम कर रहे हैं उनके विरोध पे है। तो साथ ही साथ ये दोनों तथ्य सामने है और इसी सब तथ्य को सामने लेकर आज बीजेपी यहाँ पे जो 23 जो डीईओ ऑफिस है, मैं उत्तर कोलकाता के डीईओ ऑफिस उसके बाहर खड़ा हूँ, कुछ ही देर में यहाँ पे भी बीजेपी का प्रोटेस्ट होगा। जहां एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है वहीं दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी सीई से भी मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। सौरभ, आपके पास वापस आएंगे, एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि आज सीई से मुलाकात करने वाली हैं ममता बनर्जी, जहां सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर रस्साकसी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने अपना पक्ष रखती हुई ममता बनर्जी नजर आएंगी, जहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के चल रहे विवाद पर बात की उम्मीद है, बात होगी और साथ ही इस दौरान टीएमसी का डेलीगेशन भी साथ में मौजूद रहेगा। सीईसी के खिलाफ ममता की सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ममता बनर्जी आज मुलाकात भी करती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसके साथ ही विरोध भी लगातार जारी है और वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज ममता बनर्जी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ में मुलाकात करती हुई नजर आएंगी चुनाव आयोग में। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को न सिर्फ टीएमसी के तौर पर बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी 4 बजे आज जो मिलने के लिए जो समय दिया है वो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से एसआईआर की जो प्रक्रिया देश भर में चल रही है और अभी कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू होना बाकी है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए, ये आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
वहाँ की जो सियासी ज़मीन है वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ और इसके समर्थन में बनती हुई दिख रही है। ऐसे में वहाँ पर बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, पहले भी आया, और एक एक चीज़ पर यहाँ पर हमने देखा है कि कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। ऐसे में आज की जो बैठक है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो बातें रही हैं वो ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष सीधे तौर पर नहीं रही हैं, बल्कि मीडिया के माध्यम से रही हैं। लेकिन अब जब आमने सामने मुलाकात होगी तो ऐसे में जो भी अपना पक्ष रखा जाएगा उस पर आयोग क्या संज्ञान होता है, और ऐसे में जो आयोग उनके सामने अपना उनसे सवाल कर सकता है, उनसे जो जानकारी ले सकता है, और जो गतिरोध है उसको दूर करने का मुझे लगता है कि ये एक बड़ा प्रयास साबित हो सकता है जी। लेकिन ऐसे में संभावना तभी बनती है जब दोनों ही पक्ष, खासतौर से टीएमसी के तौर पर और सरकार के तौर पर ममता बनर्जी और उनके जो डेलीगेशन है वो इस बात को माने कि भाई जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जो सपोर्ट है वो सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग राज्य की मशीनरी का उपयोग करके ही किसी भी राज्य में जो भी चाहे वो चुनाव कराना हो या फिर बिल्कुल जो मतदाता सूची है उसको शुद्ध करने का प्रक्रिया उसको उसी के माध्यम से कराता है। अब यहाँ पर गतिरोध इतना ज़्यादा हो गया कि चुनाव आयोग को ऑब्जर्वर भेजने पड़े और केंद्रीय जो कर्मी है उनको यहाँ से भेजना पड़ा, और इस प्रकार से ऑब्जर्वर को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया कि ऑब्जर्वर क्यों भेजे गए, और जबकि ऑब्जर्वर भेजने का प्रावधान पहले से ही है। तो ऐसे में इस गतिरोध को दूर करने के रूप में क्या ये बैठक साबित हो सकती है, ये बड़ा प्रश्न है, देखना होगा ये। चलिए, आप इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि ईरान का ईयू पर पलटवार इस समय जारी है। ईरान ने ईयू सेना को आतंकवादी घोषित किया है और आईआरजीसी को आतंकी घोषित करने पर यह पलटवार है, और इसके साथ ही ईयू ने किया था आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित, और ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की है इसको लेकर के, और ईरान के आसपास अमेरिकी सेना भी इस समय तैनात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय रोंगड़े इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। क्या उम्मीद की जाएगी, क्योंकि अमेरिका को इस समय हाल ही में खामनेई की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई है। अक्षय, देखिए, हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं इस वक्त। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो क्योंकि ना सिर्फ वहाँ पर पहले से ही तनाव इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जिस तरह से जंग चल रही थी उसको लेकर था, बल्कि अब एक और बड़ा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पहले भी वहाँ पर एक बार बॉम्बिंग की गई फॉर्डो में। अमरीकी सेना ने ये कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी गई है, लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया पूरी तरह से एक बार दोबारा बदला है, यू टर्न लिया है, तो उनकी तरफ से दोबारा डिमांड ये की जा रही है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको बंद किया जाए, न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो अमेरिका को दिया जाए। और इस तरह से जो 3 डिमांड्स की गई है उनमें से एक भी मानने के लिए इस वक्त जो ईरान का रेजिम है वो तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है कि साफ तौर पे डराया धमकाया और एक तरह से आतंक का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और अब अमेरिका के दबाव में यूरोपियन जो कंट्रीज है उन्होंने भी आईआरजीसी जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जिनको कहा जाता है, वो उनको एक आतंकी संगठन घोषित करने के एक तरह से जवाब में यूरोपियन जो सेनाएं हैं उनको ईरान ने एक तरह से आतंकी संगठन का दर्जा दिया है। अब इससे एक तरह से जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक सिंबॉलिक, एक तरह से सांकेतिक अगर इसमें उसकी बात की जाए, आपकी मैसेज क्या दिया जा रहा है वो एक काफी बड़ा है। ये है कि अगर आप हमारी सेनाओं को, ईरान ने ये कहा, अगर आप हमारी सेनाओं को आतंकी संगठन कहते हैं तो हम भी उल्टा आपकी सेनाओं को आतंकी संगठन कह सकते हैं। ऐसे में तनाव लगातार बना हुआ है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तक अमेरिका ने भेजा हुआ है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वहाँ पे शामिल है। तो एक तरह दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन ईरान कोई बहुत छोटा देश नहीं। ईरान के पास भी सैकड़ों मिसाइलें, इस तरह की मिसाइलें हैं जो पूरे एक रीजन में तनाव और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, जिससे तेल की कीमतों
के ऊपर एक भारी दबाव आ सकता है। जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काफी ज्यादा निशाना ईरान की सेनाएं अगर बना सकती है और उनके ऊपर हमला हुआ, इसी दबाव में टेंशन काफी ज्यादा बनी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे लेंगे या फिर जंग की तरफ दोनों देश दोबारा एक तरफ अपने अपने कदम बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।